नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत और देश की बात में विस्तृत और बेहतर खबरों के चलते हैं हमारे एडिटर इन चीफ राशि राय के पास। बहुत शुक्रिया अनंत। और आज की जो देश की बात है इसमें आज बेहद खास खबरें हैं और ये खबर शुरू होगी लंदन से। जी हाँ, हम पहले बात करेंगे कारोबारी विजय माल्या की नाटक पूर्ण गिरफ्तारी और जमानत की, और साथ ही हम बात करेंगे भारतीय मीडिया के उपहास की भी, और साथ ही बात करेंगे इस कोशिश की भी कि माल्या के बहाने होने वाली सियासत क्या कुछ हो रही है। बताएंगे आपको माल्या जैसे कितने लोगों ने दबा रखा है देश का 5 लाख करोड़ रुपए, ऐसे लोगों की वजह से देश पर बढ़ा है कितना बोझ, इसकी बात करेंगे। माफ कीजिए, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आप ये आवाज नहीं सुन पा रहे थे। जैसा कि हमने बताया कि देश की बात में आज सबसे पहले हम बात करेंगे विजय माल्या की, और विजय माल्या के बहाने चल रही सियासत की भी। सियासत के बाद हम देश के हालात की भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में क्यों और कैसे बिगड़ रहे हैं हालात, ये भी हम आपको बताएंगे, और क्यों सड़कों पर उतर आए हैं स्कूल और कॉलेज के छात्र, ये भी दिखाएंगे। उधर तमिलनाडु में अम्मा के जाने के बाद 2 फाड़ हुई है, नद्रमुख में सुलह समझौते के बन रहे हैं कैसे आसार, और इससे जुड़ी सियासत क्या है, इस पर नजर होगी हमारी। बात करेंगे यूपी में योगी कैबिनेट के कड़क फैसलों की भी लेंगे जायजा, योगी सरकार के 30 दिन के कामकाज की। जी हाँ, कल योगी सरकार के 30 दिन पूरे हो जाएंगे, और इन 30 दिनों में आखिर क्या कुछ किया है योगी सरकार ने, कितना वादा था और कितना पूरा हुआ, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। यूपी के समाजवादी खानदान के सरफटव्वल पर हमारी नजर हमेशा बनी रहती है। आज क्या कुछ नया हुआ, इसकी भी जानकारी आपके सामने रखेंगे। पार्टी की एकजुटता को लेकर अखिलेश पर शिवपाल के हमले की भी बात करेंगे, और साथ ही मोदी के मंत्री के 3 तलाक के बहाने पर्सनल लॉ बोर्ड की सियासत पर भी तंज जो कसा गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मोदी के मंत्री तो हमेशा ऐसा करते ही रहते हैं, अब योगी के मंत्री भी इसमें शामिल हो गए हैं। दिखाएंगे कि कैसे टूटा एक औरत पर 3 तलाक का कहर, और वो भी अदालत के ठीक बाहर, कैसे उसके शौहर ने 3 बार तलाक बोलकर फरार हो गया, रफू चक्कर हो गया। सीमा पार से गोलीबारी की भी खबर हम दिखाएंगे, और दिल्ली नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां भी आपको बताएंगे, और बताएंगे कौन पुराना जो दोस्त था कांग्रेस का वो कैसे अब दुश्मन हो रहा है। चुनावी मौसम में राज बब्बर को कल रात तक का साथ देकर बीजेपी के क्यों हो गए लवली, ये हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक पर आपकी जानकारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर अदालत की सुनवाई पर भी करेंगे बात, और अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार की भारत यात्रा से क्या उम्मीदें हैं ये भी बताएंगे आपको। और चीन ने आर्थिक गलियारे में हिस्सेदारी के लिए भारत को क्यों दिया है न्योता, और इसको कैसे समझा जाए ये भी दिखाएंगे। बात आज के इतिहास की भी होगी, और सिने जगत के एक ऐसे चेहरे की चर्चा आज हम करेंगे जो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन जिसने अपनी अलग अदायगी से दिलों पर राज किया। सबसे कुटिल सास और मंथरा तो आपको याद ही होगी, लेकिन यही कुटिल सास और मंथरा कैसे दादी और नानी बन जाती थी, कैसे माँ बन जाती थी, और तभी लोगों का दिल जीत जाती थी, ये हम चर्चा करेंगे। आज दिखाएंगे आपको ललिता पवार की कुछ यादें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के इस नए सफर को। लंदन में भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ भारत की अपील पर की गई कार्रवाई के तहत उन्हें आज नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अरेस्ट होने के थोड़ी ही देर बाद माल्या को जमानत मिल गई। वैसे भी लंदन में गिरफ्तारी के बाद माल्या को वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ले जाया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। दरअसल ब्रिटेन में ये नियम है कि यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अधिकार होता है कि उसे तुरंत जमानत मिल जाए। हालांकि विजय माल्या ने कहा कि ये सब कुछ मीडिया द्वारा हाइप किया गया था, और इसी बीच विजय माल्या के वकील हरीश साल्वे ने यह स्पष्ट किया कि वो लंदन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। भारत के भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के 3 घंटे बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। देनदारी का सामना कर रहे माल्या देश छोड़कर काफी वक्त से लंदन में रह रहे थे। माल्या पर दूसरे गंभीर वित्तीय आरोप भी लगे हैं। भारत सरकार उन्हें भगोड़ा करार दे चुकी है। विजय माल्या पिछले साल 2 मार्च को देश छोड़कर लंदन भाग गए थे। लंदन की अदालतों में उस तरह की देरी नहीं होती जैसे और जगह होती है, मगर फिर भी ये एक पेचीदा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें कई अभी लीगल
मसले सामने आएंगे। निश्चित रूप से लाने का काम करेंगे, पर वो प्रक्रिया के तहत लाने की बात है, उसके हिसाब से लाएंगे और देश के साथ जो कुछ व्यवहार उन्होंने किया है उसकी जानकारी देश को मिलेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को विजय माल्या की तलाश है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े एक मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। इसके लिए ईडी ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कई बार नोटिस के बावजूद माल्या पेश नहीं हुए। हमें खुशी है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए हमें खुशी तो मिली, क्योंकि इतने दिनों तक कुछ भी नहीं हो रहा था। हमारी गवर्नमेंट हार ना मानते हुए प्रोसीडिंग्स जारी रखें और विजय माल्या को सच में अरेस्ट करके इंडिया लाए, ताकि इंडिया में इतने लोग जो उनसे सताए हुए हैं उनको जस्टिस मिले। प्रत्यार्पण के लिए प्रवर्तन निदेशालय 1992 में भारत और ब्रिटेन के बीच हुई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। MLAT के तहत दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में आरोपी शख्स को एक दूसरे को सौंपा जा सकता है। सबूत देने और जांच में सहयोग करने के मकसद से आरोपी की कस्टडी भी इसमें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे अपनी गिरफ्तारी को एक रूटीन कार्रवाई की तरह पेश करते हुए माल्या ने कहा कि भारत की मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। माल्या ने ट्वीट करके लिखा कि हमेशा की तरह ही भारतीय मीडिया ने खबर को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। गौरतलब है कि लंदन में यदि भारत का यह आग्रह गया है तो लंदन ने उस पर कार्रवाई की है और लंदन सरकार ने कार्रवाई करते हुए माल्या को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अधिकार पूरे उस नागरिक के दिए जो लंदन में दिया जाता है, यानी कि गिरफ्तार करके 3 घंटे के अंदर ही उन्हें जमानत दे दी गई। और यही वजह है कि माल्या ने ये कहा कि जिस तरह से मीडिया खुश हो रही थी, भारतीय मीडिया खास करके, वो गलत है और मेरा मीडिया ट्रायल ज़्यादा हुआ है, न कि सही बात लोगों तक पहुँचाई गई है। और यदि हम बात करें उद्योगपति विजय माल्या की, तो विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले पर लंदन की अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। ब्रिटेन के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया के कई चरण हैं। इस प्रक्रिया के मुताबिक माल्या को अदालत प्रत्यावर्तन के खिलाफ सुनवाई का मौका दिया जाएगा। उसके बाद सरकार आखिरी फैसला लेगी। विजय माल्या एक कारोबारी ही नहीं, एक सांसद और एक राजनीतिक शख्सियत भी हैं। विजय माल्या को लेकर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए हैं। पिछले साल आम बजट पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश के दौरान विजय माल्या ही वो शख्स थे जिनका मुद्दा उठाकर बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को खुद कटघरे में खड़ा कर दिया था। आपको प्रधानमंत्री का रेन कोट पहनकर नहाने वाला बयान जरूर याद होगा। दरअसल विजय माल्या ने जो कुछ भी किया है उससे बड़े बड़े मामले अभी भी हमारे देश में हो रहे हैं, लेकिन विजय माल्या एक प्रतीक बन गए हैं भ्रष्टाचार के और खासकर बैंकों को धोखा देने के, फ्रॉडगिरी करने के। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि विजय माल्या पर सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इस सियासत से परे क्या कुछ होगा विजय माल्या के इस पूरे मसले में। किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाने वाला विजय माल्या क्रोनी कैपिटलिज्म यानी 60 गांठ वाले पूंजीवाद का प्रतीक बन गया है। अपने लेडी लव के लिए मशहूर विजय माल्या ने कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियों में अपने पैरोकार बना रखे थे। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में माल्या को देश से भगाने को लेकर कांग्रेस हमलावर रही, तो उसे कर्ज दिलाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराने और उसे वापस लाने के नाम पर बीजेपी ने भी कम राजनीति नहीं की। मोदी जी ने आपको यह भी नहीं कहा कि पार्लियामेंट हाउस में उनके मंत्री जी विजय माल्या से मिले और विजय माल्या आसानी से 6 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से बाहर भाग गया। कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं, अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है, मैं बता देता हूँ। पिछले साल मोदी सरकार को आम बजट पर घेरने की कांग्रेस की कोशिश कुंद हो गई, क्योंकि बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर माल्या को मदद के आरोप में कई ईमेल और पत्राचार सार्वजनिक कर दिए। The Bangalore branch was ready after receiving the rebuke from the finance minister of the country to see to it that they issue NOC for preferential allotment. Now, I firmly believe that these are not just allegations. We have the letter in black and white which shows as to how directions were given to the banks at the behest of the Prime Minister
and the finance minister of the country then. एक तकनीकी मसले की आड़ में खुद को बचाने की मनमोहन और चिदम्बरम की कोशिश बेहद कमजोर थी। दरअसल किंगफिशर घोटाले की जांच में कई नए सबूत सामने आए हैं। इनमें विजय माल्या की मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को लिखी चिट्ठियां भी शामिल हैं। साथ में अपने मेल्स में माल्या ने अधिकारियों को बताया है कि कैसे उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी सरकार के मंत्रियों ने उनकी मदद की। कुछ दिनों पहले IDBI के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल के साथ 4 और पूर्व अफसरों को CBI ने गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि बैंक की अपनी रिपोर्ट में कर्ज न देने की सिफारिश के बावजूद इन अधिकारियों ने विजय माल्या को करोड़ों रुपए का कर्ज दिया। जरूरी कागजात जमा किए बगैर भी कर्ज दिया गया, जबकि इससे पहले ही माल्या की कंपनियां नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित हो चुकी थी। इसके बावजूद दिसंबर 2010 में उनके कर्ज की शर्तों को नए सिरे से तय किया गया, जबकि तब तक माल्या ने उस वक्त लिए हुए कर्ज का 10वां हिस्सा भी वापस नहीं किया था। 9,000 करोड़ माल्या ने देने ही पड़ेंगे। जिस प्रकार से पिछली सरकार ने बैंकों का दिवालियापन निकालकर कुछ उद्योगपतियों को पैसे लुटा दिए थे, हम एक एक पैसा वसूल करेंगे। NPA विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ मोदी सरकार कटिबद्ध है। आज माल्या, कल और। विजय माल्या से जुड़ा जो सबसे तगड़ा सबूत है वो है माल्या के 21 मार्च 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को लिखी चिट्ठी। इसमें चिदम्बरम से तुरंत दखल देकर स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों को निर्देश देने की अपील विजय माल्या ने की थी, लेकिन कांग्रेस के अलावा बीजेपी से भी उसके रिश्ते जग जाहिर थे। माल्या 2002 में जनता दल सेकुलर की मदद से राज्यसभा पहुंचा। फिर माल्या ने 2010 में बतौर निर्दलीय राज्यसभा चुनाव लड़ा और इसके लिए बीजेपी के भीतर छिपे दोस्तों ने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर मदद की। माल्या की पार्टियों में देश के राजनीतिक चेहरों, क्रिकेट, हॉकी, फार्मूला 1 रेसर्स से लेकर हॉलीवुड और बॉलीवुड के खूबसूरत चेहरों का संगम नजर आता था। ये सब होता था देश के उस गरीब आदमी के पैसे से जो बैंकों के जरिए माल्या और माल्या सरीखे दूसरे उद्योगपतियों को दिया जाता रहा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। जी हाँ, तो हम आपको अब वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको ये समझ में आएगा कि जिन्हें आप अब तक अरबपति खरबपति समझते हैं, जिन्हें आप सबसे बड़े इंडस्ट्रिस्ट समझते हैं, वो सभी दरअसल आपके और हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं। और कहा जाए तो एक रिक्शे वाले से भी कम पैसे हैं उनके पास। ये दरअसल हमारे पैसे पर राज करते हैं। माल्या तो एक बेहद छोटा सा खिलाड़ी था। अपने स्पेशल सेगमेंट में आज सुनिए सरकार के तहत हम बात करेंगे विजय माल्या और उन्हीं की तरह दूसरे ऐसे कारोबारियों की भी जिन्होंने कानून की कमियों का फायदा उठाते हुए देश के बैंकों को चूना लगाया है। भ्रष्टाचार के साथ साथ कर्ज वसूली में बैंकों और सरकार का ढीला ढाला रवैया भी कॉरपोरेट कर्ज के NPA में तब्दील होने का अहम कारण होता है। विजय माल्या और उनके जैसे दूसरों को कर्ज देने में लचीला रुख अपनाया गया और जब कर्ज डूब गया तो उसे वसूलने की कोशिशें कानूनी पचड़ों में फंस गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए अहम फैसले ले रहे हैं और अब हम उम्मीद करते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर्स यानी ऐसे कर्जदार जो जानबूझकर बैंकों का कर्ज वापस नहीं करते, उनके खिलाफ भी सरकार कड़े कदम उठाएगी। तो देखिए हमारे स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में कि हम ये अपील कर रहे हैं इस सेगमेंट में कि इन तमाम विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो। तो ये माल्या ही थे जो 7 नहीं लगभग 17 सूटकेस के साथ भारत से चंपत हो गए। देश में तेजी से बढ़ रहे बैंकों के NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जुड़ी जानकारी माथे पर लकीरें खींचने वाली है। 2017-18 के आर्थिक सर्वे में कहा गया कि अगर इस पर अब लगाम नहीं लगाई गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सर्वे में देश के 13 सरकारी बैंकों के 40% कर्ज की स्थिति चिंताजनक बताई गई है, जबकि 20% तक का कर्ज का हिस्सा NPA में तब्दील होने के कगार पर है। दरअसल विजय माल्या सहित दूसरे ऐसे कई विलफुल डिफॉल्टर हैं जिनके कारण देश में NPA की स्थिति गंभीर हुई है। यदि बैंकों से लिए गए कर्ज को इन तमाम धनिकों के धन से निकाल दिया जाए तो इनका धन शायद एक रिक्शे वाले से भी कम होगा और माइनस हजारों 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ में वो जा सकते हैं। माइनस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनके पास अपना खर्च चलाने के लिए भी पैसा
नहीं होगा। देखिए खास रिपोर्ट कि विजय माल्या जैसे और ऐसे और कौन चेहरे हैं और एनपीए कैसे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़े और बैंकों की इसमें अहम भूमिका होती है। बैंकों से मिले कर्ज की मदद से कंपनियां इसको रफ्तार प्रदान करती हैं, लेकिन जब कंपनियां ये कर्ज वापस नहीं दे पाती तो ये बैंकों के लिए मुश्किल बन जाते हैं। बैंकों का बढ़ता एनपीए और उनसे निकलने का सही रास्ता ना मिलना सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार ऐसे विकल्प खोज रही है ताकि बड़े कर्जदारों पर लगाम कसी जा सके, साथ ही बैंकों के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके एनपीए पर काबू पाया जा सके। देश में 1993 में डीआरटी एक्ट बना और कर्ज वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी गठित किया गया ताकि वसूली के मामलों का जल्द निपटारा हो सके। डीआरटी के गठन से पहले कर्ज वसूली के करीब 15 लाख मुकदमे अदालतों में लंबित थे। इनमें बैंकों के 5,622 करोड़ रुपए और वित्तीय संस्थानों के 391 करोड़ रुपए फंसे थे। देश भर में 5 अपीलीय ट्रिब्यूनल और 34 डीआरटी हैं, जिनमें 2015-2016 में तकरीबन 16,000 मामले निपटे और 34,000 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गई। 2015-2016 में बैंकों के करीब 4,500 अरब रुपए के एनपीए के मामले लोक अदालतों और डीआरटी और प्रतिभूति कानून के तहत आए थे। इनमें से सिर्फ 10% में ही वसूली हो सकी। साल दर साल यही कहानी दोहराई जा रही है और बैंक कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। देश भर में इन वसूली तंत्रों के पास लाए गए मामलों में महज 10 से 20% मामले ही सुलझ पाते हैं। दिसंबर 2016 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 41 बैंकों का मुद्रा एनपीए 6.06 लाख करोड़ रुपए का है। अगर इस राशि की वसूली की जाती है तो न केवल सरकारी बैंकों की लाभप्रदता बढ़ेगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। नीतिगत दर में कटौती का लाभ कारोबारियों तक पहुंचेगा और बुनियादी ढांचे के विस्तार में तेजी आएगी। कृषि की बेहतरी होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कर्जों के एनपीए में बदलने पर नजर डालें तो मध्यम दर्जे के कारोबारियों को दिए गए 31.5% कर्ज एनपीए हुए हैं, जबकि बड़े कारोबारियों को दिए गए कुल कर्ज का 23.7% कर्ज एनपीए है। शेष 44.8% एनपीए में कृषि, खुदरा कारोबारियों और बाकी कर्जदार शामिल हैं। इस बीच एसबीआई ने लोन वसूलने में असफल रहने के बाद शीर्ष 100 विफल डिफॉल्टरों में से 60 से अधिक पर बकाया 7,016 करोड़ रुपए का लोन माफ करने का फैसला किया। एसबीआई ने 63 डिफॉल्टर्स का पूरा कर्ज छोड़ दिया तो वहीं 31 कर्जदारों का लोन आंशिक तौर पर छोड़ा गया। 6 अन्य कर्जदारों पर बकाया लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया। 30 जून 2016 तक एसबीआई 48,000 करोड़ रुपए का बैड लोन माफ कर चुका है। हालांकि ये लोन कब माफ किए गए, इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक ने इन कर्जदारों का कर्ज टॉक्सिक लोन के मद में डाल दिया। टॉक्सिक लोन का मतलब होता है बही खाते से हटा देना। इन 63 कर्जदारों में विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस समेत तमिलनाडु की इग्नाइट एजुकेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र की जीबी डायमंड्स, पश्चिम बंगाल की महेश्वरी इस्पात, दिल्ली की एप्पल कमोडिटी और सेंचुरी कम्युनिकेशन, आंध्र प्रदेश की केकेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, यूपी की शाकुंभरी स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और महाराष्ट्र की बिरला पावर सोल्यूशन लिमिटेड और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं। इन 63 कर्जदारों का कर्ज बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 16 दिसंबर को राज्यसभा में इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि इस कर्ज को माफ नहीं किया गया और इसे वसूलने की कोशिश जारी रहेगी। और इसी कड़ी में विजय माल्या पर लंदन में मंगलवार को हुई कार्रवाई और उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो गई है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और लंदन भागे हुए ललित मोदी को भी देश वापस लाने की कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कर्ज वसूलने के समूचे तंत्र की जानकारी भी मांगी। अदालत ने रिजर्व बैंक से उन कंपनी की सूची मांगी है जिन पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। डीआरटी बनने के बाद भी बड़ी तादाद में मुकदमे वर्षों से लंबित रहे हैं। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने ये उम्मीद जगाई कि एनपीए की बाबत ही कोई सख्त फैसला होगा और उसे लागू भी किया जाएगा। यही नहीं, ऐसी नीति बन पाएगी जो एनपीए पे अंकुश लगाने में सक्षम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और जब एनपीए की बात हो रही है तो हम आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भारतीय सरकार की बैंकों की उन 70,000 कर्जदारों की सूची सौंप दी है जिनके पास देश का करीब 5 लाख करोड़ रुपए बकाया है। औसतन हर कर्जदार ने कम से कम 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।
सील बंद लिफाफे में सौंपी गई ये सूची देने में अभी तक सरकार आनाकानी कर रही थी। अदालत ने सरकार से पूछा था कि क्यों न इन डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएं। इस पर सरकार ने देश हित का हवाला देकर ऐसा नहीं करने का सलाह दिया था। इनमें से 2270 मामले पिछले 10 साल से लंबित पड़े हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर और सियासत की बात कर लेते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में फसल बीमा योजना को मंजूरी मिली है तो आगरा एयरपोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा सरकार 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए जमीन देगी। साथ ही राजमाता विजयराजे सिंधिया पर बनी फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री करने पर भी मुहर लगाया गया। इसके अलावा दिव्यांग जन विकास विभाग का नाम बदलकर पहले ये विकलांग जन विकास विभाग था, अब इसे दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग रखा गया है। तो कुछ फैसले ऐसे जिससे आपको राजनीति दिखेगी, कुछ फैसले ऐसे जो बस नाम बदलने का और चेहरा बदलने की कार्रवाई दिखेगी। लेकिन 19 मार्च को अथ श्री राम के गगनभेदी नारों के बीच योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। योगी के ऊपर कट्टर हिंदू छवि और फायर ब्रांड नेता का ठप्पा लगा हुआ था। ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि क्या योगी के मुख्यमंत्री बनने से यूपी की सेकुलर छवि पर असर पड़ेगा। लेकिन शपथ ग्रहण के फौरन बाद ही मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश देकर और साथ ही कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर सीएम योगी ने ये साफ करने की कोशिश किया कि वो अपनी पारंपरिक छवि को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने हजरत अली के जन्मदिन पर तमाम मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दिया। लेकिन 30 दिनों के अंदर आखिर योगी सरकार कितने कदम चली है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शपथ ग्रहण के 30 दिन के भीतर ही योगी सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। सीएम योगी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने अधिकारियों से भी इस पर अमल करने को कह दिया है। अपनी कैबिनेट बैठकों में योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। सरकार ने लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया तो अवैध बूचड़खानों को सख्ती से बंद करने का आदेश दिया। योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट की जांच के लिए कमेटी बनाई तो महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल का गठन किया गया। यूपी के सभी घरों में 24 घंटे बिजली के लिए 24 अप्रैल को केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल समझौते पर दस्तखत हुए। 15 जून तक यूपी की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश भी दे दिए गए। किसानों की बेहतरी के लिए योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने 4 एजेंसियों के जरिए किसानों से 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद को हरी झंडी दिखाई गई। तो ये भी ऐलान किया गया कि गन्ना किसानों का जो पहले का बकाया है उसका भुगतान 120 दिन में ही करना होगा, जबकि वर्तमान भुगतान 14 दिन के अंदर करना होगा। कैबिनेट में बिजली को लेकर भी कई फैसले किए गए, जिसमें बुंदेलखंड को 20 घंटे बिजली देने का फैसला किया गया है। साथ ही जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसीलों को 20 और गाँवों में 18 घंटे बिजली देने का फैसला हुआ। हमारे लिए 30 दिन नहीं, 30 मिनट और 30 सेकंड इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक दिन हमारे लिए चुनौती का है और प्रत्येक दिन हमारा है कि हम एक अपने परिश्रम की पराकाष्ठा पे कितना जाए। योगी सरकार ने पुरानी उद्योग नीति की जगह नई उद्योग नीति लाने का ऐलान किया। राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया। नई खनन नीति बनाने के साथ ही पिछली सरकार में हुए अवैध खनन के जांच के आदेश दिए गए। योगी सरकार ने पिछले अखिलेश सरकार में बांटे सभी राशन कार्ड पर से अखिलेश की तस्वीर हटाने के आदेश दिए। तो समाजवादी एम्बुलेंस से भी समाजवादी शब्द को हटा दिया गया। सपा सरकार द्वारा शुरू किए गए यश भारती सम्मान को भी खत्म करने के आदेश जारी कर दिए गए। 720 घंटे एक महीने में होते हैं, एक भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को इन्होंने फ्लोर पे लाया हो। जिस पंजीरी की कंपनी को इन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार की हुई कंपनी है, उसी को इन्होंने दोबारा अनुज्ञा दे दी। तो यह सरकार अब तक की सबसे ज्यादा वाकजाल में फंसाने वाली अक्षम सरकार है। देखिए, फैसले लेना अपनी जगह है, लेकिन फैसले कार्यान्वित कितने हो रहे हैं, उनका कार्यान्वयन जब हम देखेंगे तभी उन फैसलों के बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक होगा। यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार को अभी महज 30 दिन ही हुए हैं।
इन 30 दिनों में योगी सरकार ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिससे जनता को अच्छे दिनों की उम्मीद जगी है। हालांकि कुछ जगहों पर सरकार बैकफुट पर है। कहने के बाद भी अब भी ज्यादातर मंत्रियों और अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जो सरकार के पारदर्शी कामकाजों में बाधा डालने वाला हो सकता है। बहरहाल योगी को पता है कि सफर लंबा है और यूपी की सत्ता तमाम चुनौतियों से भरी। ऐसे में न सिर्फ लगातार काम करते रहना होगा, बल्कि उस पर नजर भी रखनी होगी। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी मुलायम परिवार का झगड़ा जारी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला है। शिवपाल ने दोबारा मुलायम सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को अब समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। चुनाव से पहले अखिलेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी हार गई इस चुनाव में तो मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। अब पार्टी हार चुकी है, 3 महीने लगभग बीत चुके हैं। ऐसे में अखिलेश को अध्यक्ष पद छोड़ने पर विचार जरूर करना चाहिए। मुलायम परिवार में चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चाचा भतीजे के बीच पिछले साल शुरू हुई तनातनी बढ़ती ही जा रही है। एक निजी कार्यक्रम में मैनपुरी पहुंचे शिवपाल यादव ने भतीजे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर फिर निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने अखिलेश को याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश ने कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद वे मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंप देंगे। शिवपाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि अखिलेश अपना वादा पूरा करें। और हमारी तो राय ये है कि जो कहा अखिलेश ने, जो कहा चुनाव से पहले कहा था कि 3 महीने के बाद, 3 महीने के हो चुके हैं, तो नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष सौंप दें और सब पूरा घर में बातचीत करें और एक हो जाए। शिवपाल ने विधानसभा में पार्टी को मिली हार का ठीकरा भी अखिलेश पर फोड़ा। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश को उनकी राय माननी चाहिए। चुनाव का जिक्र करते हुए शिवपाल ने कहा कि अगर उस समय भी उनकी बात मान ली जाती तो शायद पार्टी के लिए परिणाम अच्छे आते। हम मानना चाहिए, अब नहीं मानी तो रिजल्ट ठीक नहीं आया, मान लेते तो रिजल्ट अच्छा आ जाता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में झगड़ा काफी बढ़ गया था। उस वक्त सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव एक प्रस्ताव लाए थे और अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। इतना ही नहीं, उस वक्त शिवपाल को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और अमर सिंह को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं मुलायम सिंह को पार्टी का संरक्षक घोषित कर दिया गया था, जिसने पारिवारिक विवाद में आग में घी डालने का काम किया। ऐसे में मुलायम सिंह यादव की स्थिति भी कभी तो परिवार और पार्टी में किसी भी तरह की कलह से इनकार करते हैं, तो कभी शिवपाल को अपने साथ मिलकर नई पार्टी बनाने की सलाह देते हैं। मैनपुरी से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। देश भर में 3 तलाक के मुद्दे पर छिड़ी बहस दिनों दिन तेज होती जा रही है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक 3 तलाक पर अपनी बात कह चुके हैं। जहां बहुत लोगों ने 3 तलाक का विरोध किया है, तो समर्थन करने वालों की भी कमी नहीं है। अब इस मामले में यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने 3 तलाक को महिलाओं पर अत्याचार कहा है। साथ ही इशारों में उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है और कहा है कि ये मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड ज्यादा है। 3 तलाक के मुद्दे पर जारी सियासत के बीच यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान सुर्खियों में है। मोहसिन रजा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसी चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं और अगर कोई बोर्ड अपनी तरफ से ऐसी चीजों को मान्यता देता है तो उस पर बैन लगना चाहिए। मोहसिन रजा ने कहा कि बोर्ड को कुरान के हिसाब से काम करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मौलवी बोर्ड बताया। मुझे लगता है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड न कहा जाए, ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है और उसको ही हम मान के चलते हैं कि ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है। और कम से कम मौलवी साहबान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कुरान और हदीस हमें क्या हिदायत कर रही है, कुरान क्या हमें हिदायत कर रहा है। मोहसिन रजा के बयान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया आई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मोहसिन रजा के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। हालांकि कुछ धर्मगुरु मोहसिन रजा के बयान के समर्थन में भी नजर आए। किसी भी पार्टी या हुकूमत से ये मुल्क उसके जज्बात से नहीं चलता है। मुल्क हकीकत है कि संविधान से चलता है और इसी मुल्क के संविधान ने हर शहरी को ये इख्तियार दिया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए
और जो भी बायलॉज हैं उसके हिसाब से कानूनी तौर पर वो उस पर अमल करें। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमें ये बताए कि सोशल बाइकाट किस तरीके से करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या उसका हुक्का पानी बंद कर देगा, कैसे बंद कर देगा उसका हुक्का पानी। सवाल ये कि आप 3 तलाक को नहीं खत्म करेंगे, आप दाहिने बाएं बच के निकल रहे हैं। आप इशू पर बात कीजिए, आप इशू से भाग रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बीजेपी अब और फॉर्म में नजर आ रही है। इससे पहले भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बताया था। ठीक इसके बाद एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान देकर बीजेपी का रुख साफ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और 3 तलाक पर चल रही गर्मा गर्म बहस के बीच एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यूपी के गोंडा जिले में अदालत परिसर में ही एक पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और फिर मौके से फरार हो गया। गोंडा में दीवानी परिसर स्थित परिवार न्यायालय में महबूब अपनी पत्नी रुकैया के साथ मामले के निपटारे के लिए आया था, जहां उसने अपनी बीवी को 3 तलाक कहा और कोर्ट में ही शपथ पत्र दे दिया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। इसके बाद महबूब 3 बार तलाक बोलकर कोर्ट से रफू चक्कर हो गया। दो 2014 में 8 नवंबर को फिर दहेज के कारण उन्होंने हमको जो है ठीक से नहीं रखा। फिर उनके खिलाफ हमने मुकदमा किया, एक गुजारा का, एक दहेज उत्पीड़न का। अंडरटेकिंग देकर ले गए। फिर उन्होंने अपने घर ले जाकर बहुत मारा पीटा, गंदी गंदी गालियाँ दिया, वैसिया तक बनाया और तलाक दे दिया। आज कोर्ट पे लाके और यही कोर्ट पे छोड़ दिया, कोर्ट पे लाके। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। तमिलनाडु में जयललिता की मृत्यु के बाद 2 फाड़ हुई AIADMK में सुलह समझौते के आसार बनने लगे हैं। शशिकला गुट के 25 मंत्रियों और विधायकों के इमरजेंसी बैठक के बाद पन्नीरसेल्वम गुट से मेल मिलाप के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आय से अधिक मामले में जेल में बंद शशिकला और उनके भतीजे TTV दिनाकरन पर चुनाव आयोग को घूस देने के आरोप में FIR दर्ज होने से इस्तीफा देने का दबाव भी बढ़ गया है। तमिलनाडु में राजनीति हर पल करवट बदल रही है। 2 पत्ती चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने के आरोप में दिनकरन पर मामला दर्ज होने के बाद अब शशिकला गुट पर दबाव बढ़ गया है। शशिकला की अगुवाई वाली AIADMK अम्मा धड़े के 25 मंत्रियों और विधायकों ने सोमवार देर रात चेन्नई में आपातकालीन बैठक की। खबरों के मुताबिक शशिकला गुट पूर्व मुख्यमंत्री O पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी खेमे से मेल मिलाप की कोशिशों में जुटा है। If we are really for a dialogue, there should be something which is common to both of us. If somebody is going to keep on go with the gossip, this is not going to end. We want to issue one statement. Okay. We welcome the statement. Only we will discuss that. So you welcome that statement, but he is clearly saying ready to talk. Do you have any demands? We have no demands. But you will not let we want united AIADMK. We want Amma government to function. खबरों के मुताबिक चेन्नई में समझौते के एक फॉर्मूले की चर्चा है, जिसमें शशिकला की जगह पन्नीरसेल्वम AIADMK के प्रमुख हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद शशिकला पार्टी की प्रमुख बनी थी। शशिकला की अगुवाई वाले धड़े की कोशिश तमिलनाडु की सरकार और पार्टी के चुनाव चिन्ह को बचाना है, जिसे चुनाव आयोग ने फिलहाल फ्रीज कर रखा है। खबरों के मुताबिक पन्नीरसेल्वम खेमे का कहना है कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनकी शर्तें मान ली जाए। Only about the unity of the party and protecting the two-leaf symbol. For that we are working, and that we are going to succeed that. आपस में बात करके समन्वय को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे और समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे, ये तो ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी का ही विषय है। सरकार के कई मंत्री और विधायक इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि दिनकरन के खिलाफ भ्रष्टाचार के हालिया आरोपों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों और विधायकों ने कथित तौर पर दिनकरन और शशिकला परिवार के अन्य सदस्यों को 2 दिनों के भीतर इस्तीफा देने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। बहुत बड़ा तो कनाडा ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की।
रक्षा मंत्री अरुण जेटली और उनके कनाडियाई समकक्ष हरजीत सिंह सज्जन ने सुरक्षा संबंध और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। सज्जन 7 दिवसीय दौरे पर सोमवार को पहुंचे हैं। कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद उनका यह पहला दौरा है। 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी मंगलवार सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंची। इस दौरान विद्या देवी का औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। इसके बाद विद्या देवी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि भी दी। 18 अप्रैल को चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन को 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मोतिहारी पहुंचे नीतीश कुमार ने चंद्रहिया से मोतिहारी तक की पदयात्रा की। 8 किलोमीटर की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री मोतिहारी में ही हैं। बीजेपी ने नरेला से अपनी उम्मीदवार सविता खत्री को बर्खास्त कर दिया। दलीय सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने रविवार शाम नरेला में सविता खत्री के लिए प्रचार किया था, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई। इस मुद्दे पर पार्टी को लगातार सफाई देनी पड़ रही है और आखिरकार सविता खत्री को बर्खास्त करके ही गले की फांस दूर की। चारा घोटाले के आरोप में जेल की हवा खा चुके आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही मिट्टी घोटाले में परिवार का नाम आने के बाद अब दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में करोड़ों की कीमत का घर होने की बात सामने आई है। बात कश्मीर की। कश्मीर घाटी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार को श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कई स्कूली छात्र घायल हो गए। ये लोग शनिवार को पुलवामा डिग्री कॉलेज में हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे थे और नारे भी लगा रहे थे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे कुछ छात्र घायल हुए। इस झड़प में करीब 20 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। सत्तारूढ़ पीडीपी और राज्य की विपक्षी पार्टियों ने इस कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों की निंदा की है। हालांकि ऐसे में सवाल ये भी है कि इन पत्थरबाजों से आखिर निपटा कैसे जाए, जो लगातार हमारे सुरक्षा कर्मियों को अपना निशाना बना रहे हैं और बात बेबात उन्हें अपमानित कर रहे हैं। कश्मीर के विरोध प्रदर्शन में अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल हो रहे हैं। सोमवार को घाटी के सभी 10 जिलों में छात्र सड़क पर उतर आए। ये पुलवामा डिग्री कॉलेज में शनिवार को हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। इस प्रदर्शन ने राष्ट्र विरोधी रूप ले लिया जब ये छात्र मौके पर तैनात सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने लगे। इनमें एक थाना इंचार्ज, 24 पुलिसकर्मी और करीब 36 छात्र घायल हो गए। घाटी में एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। इस झड़प के बाद सरकार ने मंगलवार को सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। श्रीनगर में बिगड़े हालात पर सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपने कैबिनेट सहयोगियों से भी सलाह मशवरा कर रही हैं। सत्तारूढ़ पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार और राज्य में विपक्ष ने छात्रों के खिलाफ फोर्स के इस्तेमाल की निंदा की है। पीडीपी ने फोर्स के कॉलेज में घुसने और स्टूडेंट्स स्टाफ पर एक्शन लेने की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही शांति भंग करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पीडीपी ने यह भी कहा कि फोर्स के एक्शन से छात्रों का भड़क जाना सामान्य बात है, लेकिन साथ ही छात्रों से अपील भी की कि वे अपने कॉलेजों में शांति बनाए रखें। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस इकाई ने इस कार्रवाई की निंदा की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लोगों पर जुल्म ढा रही है। जो लोग जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती, ऐसा नहीं है कि देश नहीं जानता कि वो किसके द्वारा प्रायोजित हैं। इसलिए हमारी उनसे यही कहना होगा कि बहुत हो गई पत्थरबाजी। अब अपने दिमाग पर जो उनके पाकिस्तान का पत्थर पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालें। और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा कर्मियों पर जब पत्थरबाजों के पत्थर चलते हैं तो पूरे देश को गुस्सा आता है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। भारत की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया और भारतीय सीमा में गोलीबारी करता रहा, जिसकी वजह से जो सीमावर्ती गांव हैं वहां काफी नुकसान हुआ और इसी का मुंहतोड़ जवाब अब भारत ने दिया है। और अब बात दिल्ली के एमसीडी चुनाव की, यानी दिल्ली के दंगल की। शीला दीक्षित की सरकार में शिक्षा मंत्री और रहे और अजय माकन से पहले दिल्ली कांग्रेस की कमान संभालने वाले अरविंदर सिंह लवली के बीजेपी में शामिल हो जाने से
कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली देर रात तक कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन सुबह होते होते उन्होंने अपने विचार बदल लिए। उन्होंने कांग्रेस को विदा कहकर बीजेपी का दामन थामकर नई चाल, नया चेहरा और नया चरित्र ले लिया। एमसीडी चुनाव जीतकर दिल्ली की राजनीति में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस को करारा झटका लगा है। एमसीडी चुनावों में टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस के कद्दावर नेता अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अरविंदर सिंह लवली को बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल कराया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद थे। ज्यादा कारण उनका बड़ा ये है, वो कहते हैं आज अगर देश की प्रगति में सहयोग करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, और मैं समझता हूँ ये उनका फैसला बहुत स्वागत योग्य है। खबरों के मुताबिक एमसीडी चुनाव में अजय माकन ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को किनारे कर दिया है। अपनी अनदेखी से कई नेता नाराज हैं। अरविंदर सिंह लवली भी उन्हीं में से एक थे। इससे पहले शीला सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ए.के. बालिया भी खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने अरविंदर के बीजेपी में शामिल होने को गद्दारी बताया। जब कांग्रेस के दिन जितने अच्छे सुहावने होते थे उतने नहीं है, उस वक्त छोड़ के चले जाना तो मैं समझती हूँ एक तरह की ये गद्दारी है। अरविंदर सिंह लवली शीला दीक्षित की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस की हार के बाद उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद अजय माकन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अरविंदर के साथ किरकिरी से विधायक का चुनाव लड़ चुके अमित मलिक भी बीजेपी में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और जैसे जैसे दिल्ली नगर निगम चुनाव करीब आ रहे हैं, हम आपके कुछ महत्वपूर्ण सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बात कोंडली इलाके के वार्ड नंबर 6 की घरौली सीट की, जहां पिछले करीब 2 दशक से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन इस बार क्या फिजा है, कैसा मौसम है, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके की वार्ड नंबर 6 घरौली सीट पर बीजेपी काफी लंबे अरसे से नहीं जीत पाई है। 2012 में कांग्रेस के राजीव वर्मा ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार महिला वार्ड होने की वजह से कांग्रेस ने राजीव वर्मा की पत्नी कुसुम वर्मा को मैदान में उतारा है। कुसुम वर्मा अपने पति की विरासत को बचाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हैं और पति के कामकाज के बूते लोगों के भारी समर्थन का दावा कर रही हैं। मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, जहां भी जा रही हूं वहीं बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे लग रहा है मैं ये सीट निकाल पाऊंगी बहुत अच्छे से। आज मुझे लग रहा है मैं अकेला था और आज 1 और 1 11 हो गए हैं। समझ लीजिए जो विकास 5 साल में किए हैं वो 11 गुना बढ़ जाएंगे। कोंडली विधानसभा के घरौली वार्ड पर लंबे समय से जीत की राह देख रही बीजेपी ने यहां से चंचल जोशी को मैदान में उतारा है। चंचल जोशी भी पूरे जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हैं और जनता के जबरदस्त समर्थन से बेहद उत्साहित दिख रही हैं और इस सीट पर इतिहास रचने का दावा करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जनता मेरा पूरा सहयोग देगी और मैं काम करूंगी उनके लिए, और मुझे पता है मेरी जनता मुझे ही चुनेगी। काफी साल हो गए, मेरे ख्याल 20 से 25 साल, बहुत बड़ी जीत होगी अगर इस सीट से वो निकलते हैं तो बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने यहां से अनीता भट्ट को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने भी यहां अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बावजूद इसके यहां की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस होती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कि इस लड़ाई में जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है। सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन, दिल्ली। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए एक निजी एजेंसी से सर्वे कराया है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे दिल्ली के सभी 272 वार्ड में 5 से 15 अप्रैल के बीच कराया गया और इनमें दिल्ली के करीब 30,000 से ज्यादा वोटरों से बात भी की गई। खबर ये भी है कि आपने जो अंदरूनी सर्वे कराया है उसके नतीजे उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी का दावा है कि आपके इंटरनल सर्वे में बीजेपी को 202 सीटें मिल रही हैं, इसीलिए वह इस सर्वे को सार्वजनिक नहीं कर रही है। दिल्ली में 3 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है और ऐसे में आपके लिए चिंता का विषय बढ़ता ही जा रहा है और आप काफी चिंतित है, इसीलिए अभी तक सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया है। और शायद अपने पिछले अनुभव से भी आप सीख ले रही है। जिस तरह से पंजाब में उसकी सरकार बन रही थी और उसके बाद बिल्कुल पासा पलट गया था, इसको भी देखते हुए आप बेहद सोच समझ कर ही चलना चाह रही होगी। जो कल से इनका सर्वे रिपोर्ट आया है
उसके बाद से ये कुछ भी कर सकते हैं, ये चुनाव छोड़ के भाग सकते हैं। मूल इनका प्रॉब्लम कोई ईवीएम या नहीं, इनका प्रॉब्लम ये है कि इस समय 2.25 साल के बाद दिल्ली इनको नकार रही है और इससे ये डर के इस चुनाव से भागना चाहते हैं। अगर ये भाग भी जाए ना तो भी आप आश्चर्य मत करिएगा। अब कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात फेसबुक और व्हाट्सएप की करते हैं, जहां पर निजता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्राई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ट्राई इस मामले से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से अपील की है कि डेटा सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ट्राई की मदद से एक नीति तैयार कर रही है और जब तक यह नीति तैयार नहीं हो जाती तब तक मामले को स्थगित रखा जाना चाहिए। और सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 24 अप्रैल तक सुझाव तैयार करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब 27 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डेटा सुरक्षित नहीं है और यह देश के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इस मामले में व्हाट्सएप और फेसबुक को पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। याचिका में व्हाट्सएप की तरफ से अपने सहयोगी फेसबुक से उपभोक्ताओं को जानकारी शेयर करने का विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने इसे निजता के अधिकार का हनन बताया। और अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं पर ताउम्र चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को अंतिम सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। याचिका में मांग की गई कि आरोपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं। पनामा पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आज केंद्र ने मल्टी एजेंसी ग्रुप की 6 रिपोर्टों को सील बंद लिफाफे में पेश कर दिया। इन रिपोर्टों में पनामा पेपर्स में सामने आए बैंक खातों से जुड़ी जांच की जानकारी दी गई है। इस मामले में अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। दिल्ली में प्लास्टिक थैलियों पर रोक के मामले में एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा आदेश पारित करने से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल को केंद्र से सलाह लेनी चाहिए थी। इस पर एनजीटी ने कहा कि राय मशवरे का तर्क विधायी कार्यों के लिए है, प्रशासनिक कार्यों के लिए नहीं। इस मामले की सुनवाई अब 19 मई को होगी। शी आर्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस लेने की मांग की है, जबकि अतीक अहमद ने हाईकोर्ट से टिप्पणी वापस लेने की मांग की है, क्योंकि कोर्ट के सख्त रुख से जमानती मुकदमों में भी जमानत रद्द हो रही है। और अब बढ़ते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दौरे के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर भारत पहुंचे हैं और पीएम मोदी के आवास पर उन्होंने उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी और अमेरिकी एनएसए के बीच रक्षा और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इससे पहले मैकमास्टर ने भारतीय एनएसए अजित डोभाल से भी मुलाकात की थी और दोनों ही देशों में कैसे आपसी संबंध को और ज्यादा बढ़ाया जाए और दोनों ही देश पारस्परिक सुरक्षा सौदों को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर बात भी की थी। कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर भारत पाकिस्तान में चल रही तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत के एनएसए अजित डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद थे। बैठक में सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर 10,000 किलो का बम गिराया था। इसमें 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इस हमले के बाद अमेरिकी प्रशासन ने एनएसए एचआर मैकमास्टर को अफगानिस्तान भेजा था। अफगानिस्तान में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अमेरिकी एनएसए ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि लुका छुपी का तरीका अपनाना चाहिए, जो वो अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान और बाकी जगहों पर कर रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के पहले अमेरिकी एनएसए मैकमास्टर ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 2 घंटे तक चर्चा चली। डोभाल और मैकमास्टर के बीच बातचीत में दोनों के बीच आतंकवाद पर चर्चा हुई, साथ ही आतंकवाद पर जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN।
उधर चीन ने भारत से कहा है कि चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक कश्मीर मुद्दे से नहीं जुड़ा है। चीन ने भारत से अपील की है कि वह वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल हो और चीन भारत के इस कदम का स्वागत करेगा। चीन में वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR मुद्दे पर 14-15 मई को समिट होनी है। OBOR चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें चीन को यूरोप से जोड़ा जाना है। CPEC इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि समिट में हालांकि भारत का कोई नेता मौजूद नहीं रहेगा, लेकिन भारत चाहे तो अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। वांग यी ने कहा कि उनका देश भारत के प्रतिनिधि या फिर व्यापार जगत के सदस्य का स्वागत करने के लिए तैयार है। OBOR समिट में शामिल होने वाले देशों के लिए साझा विकास की बात कही जा रही है। इस समिट में 28 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री ने साफ किया है कि $46 बिलियन की लागत वाले CPEC का भारत के राजनीतिक और कश्मीर सीमा विवाद से सीधे तौर पर कोई लेना देना ही नहीं है। यह केवल एक आर्थिक समझौता है जो विकास के मद्देनजर किया गया है। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। अप्रैल 1859 में 1857 में देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। और 18 अप्रैल 1950 में विनोबा भावे ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और 18 अप्रैल 2002 में साल 1973 से इटली में रह रहे अफगानिस्तान के पूर्व शासक मोहम्मद जहीर शाह काबुल लौट आए थे। और 18 अप्रैल 1996 में मिस्र की राजधानी काहिरा में अज्ञात हमलावरों ने ग्रीस के 17 पर्यटकों और उनके गाइड को गोलियों से भून दिया था। 18 अप्रैल 1955 में 18 अप्रैल के ही दिन जाने माने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की 76 साल की उम्र में प्रिंसटन के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। और आज एक ऐसी अदाकारा का जन्मदिन है जो अपने आप में एक सदाबहार कैरेक्टर बन चुकी हैं। वो हैं ललिता पवार, ऐसी सशक्त अभिनेत्री जिसकी क्रूर सास और कठोर मां की भूमिकाएं अब भी लोगों के जहन में है। 80 के दशक में रामायण सीरियल में मंथरा की भूमिका की वजह से ललिता पवार हर घर तक पहुंच गई। ललिता पवार को 1942 में आई फिल्म जंग आज़ादी में शूट के दौरान अभिनेता भगवान दादा ने ऐसा थप्पड़ मारा था कि ललिता पवार को फेशियल पैरालिसिस हो गया था। शो मस्ट गो ऑन में यकीन करने वाली ललिता पवार ने हार नहीं मानी और अभिनय नहीं छोड़ा। ललिता पवार ने श्री 420, अनाड़ी, हम दोनों, आनंद और नसीब जैसी तकरीबन 600 सफल फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय की छाप छोड़ी। उनकी नकारात्मक भूमिका के साथ उनकी एक सकारात्मक भूमिका फिल्म आनंद में राजेश खन्ना की नर्स के रूप में आई। उन्होंने एक ममतामयी नर्स की यादगार भूमिका भी निभाई थी। यदि ललिता पवार आज जिंदा होती हमारे बीच तो 101 वर्ष की हो चुकी होती। ललिता पवार को श्रद्धांजलि देते हुए आज के देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार।